नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। बात करें दिल्ली की तो यहां भूमि अधिग्रहण के मामले पर कांग्रेस ने जमकर मोदी सरकार पर हल्ला बोला। साथ ही साथ हम बात करें तो पीएम मोदी ने भी सांसदों से बातचीत की, बाकायदा उनकी पाठशाला लगाई और वहां पर कहा कि विपक्ष जो है भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। और इसी सियासत के बीच उत्तर प्रदेश में 2 किसानों की मौत हो गई। साथ ही साथ हम बात करें दिल्ली की तो यहां एम्स की एक डॉक्टर ने अपने पति पर समलैंगिक आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली। और साथ ही साथ बिहार के दरभंगा के पास एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। साथ ही बेंगलुरु के पास एक टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट हुई, साथ ही आगजनी भी हुई। ये तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के पहाड़गंज की, जहां एक एम्स में काम करने वाली डॉक्टर ने अपने पति पर समलैंगिक होने का आरोप लगाया और खुदकुशी कर ली। और उस महिला की लाश पहाड़गंज के एक होटल से बरामद हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने पति को यहां उकसाने के मामले में और साथ ही साथ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस मां के दर्द को समझना मुश्किल नहीं है। 5 साल पहले बड़े अरमानों के साथ अपनी डॉक्टर बेटी को हमेशा खुश रहने की दुआओं के साथ विदा किया था, लेकिन आज उसने जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मौत से पहले प्रिया ने फेसबुक पर लिखी अपनी पोस्ट में अपने पति को समलैंगिक बताते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वो लड़कों से संबंध रखता था, मेरी बेटी से कोई संबंध नहीं। कल सवेरे 12-1 बजे के बीच में कॉल आया था मेरे पास प्रिया को कि पापा आप जल्दी आओ। रोते हुए बोल रही थी कि ये टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, बोलता था बस। इससे ज़्यादा बात नहीं। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा, ये लिखा कि उसका हस्बैंड गे है, तो इस पर इससे जानकारी आप लोग को पहले से थी? हाँ, पहले से थी, 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले। तो इस बारे में डॉक्टर कमल से कभी बात नहीं हुई? बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। 31 साल के प्रिया के पति कमल भी एम्स के चर्म और त्वचा रोग विभाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। दोनों एम्स के सरकारी फ्लैट में रह रहे थे। प्रिया ने शनिवार दोपहर को पहाड़गंज के होटल प्रेसिडेंसी में कमरा बुक कराया था। इस दौरान देर रात उसने अपने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रिया का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके पति से पूछताछ चल रही है। इस मामले की जाँच SDM कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें ये पहला मौका नहीं था जब प्रिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इससे पहले 15 दिन पहले भी उसने बाकायदा नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अपने पति के बुरे बर्ताव से तंग आकर उसने इस बार खुदकुशी का पक्का इरादा किया। पहले उसने एनेस्थीसिया का ड्रिप लिया और फिर अपने हाथ की नस काटकर खुदकुशी कर ली। शनिवार दोपहर को जब प्रिया पहाड़गंज के प्रेसिडेंसी होटल में आई थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी। पति से झगड़े के बाद प्रिया प्रेसिडेंसी होटल के कमरा नंबर 302 में आकर रुकी थी। अपनी पहचान के तौर पर प्रिया ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया था। अपने फेसबुक पर पोस्ट भी डाला था। परिवार वालों को फोन कर परेशानी भी बताई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रिया वाकई ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगी। मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी वैवाहिक जिंदगी से। मुझे बहुत परेशान किया जाता है। फिर हमने यहाँ पे हमारे रिश्तेदारों को बोला इसको ढूंढो। हम भी निकल गए वहाँ से। फिर रात को हमें मालूम पड़ा कि वो नहीं है इस दुनिया में। उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की पर वो फोन नहीं उठा रही थी। प्रिया ने खुदकुशी का एक कदम एकाएक नहीं उठाया। फेसबुक पर उसका पोस्ट और सुसाइड नोट उसकी मनस्थिति को बयान करते हैं। पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी प्रिया ने काफी सोच विचार कर एक खौफनाक कदम उठाया। परिवार का कहना है कि 15 दिन पहले भी प्रिया ने सुसाइड की कोशिश की थी, लेकिन इस बात की जानकारी पीड़ित परिवार को नहीं दी गई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सिर्फ पति से अनबन ही प्रिया की खुदकुशी की वजह है या मौत के पीछे कुछ और भी कारण है। और अपने पति के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी प्रिया रिश्तों को सामान्य रखने की कोशिश करती रही, लेकिन सब कुछ बिखरता चला गया। और फिर आखिरकार उसने खुदकुशी की और अपने पति के बारे में सब कुछ उसने, हालांकि उसको भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि मौत से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर प्रिया ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। पोस्ट में प्रिया ने अपना सारा दर्द बयान करते हुए लिखा है कि मैं समाज के बारे में कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। पति कमल वेदी के साथ मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तक हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है। शादी के 6 महीने बाद मैंने अपने पति के लैपटॉप पर एक फर्जी जीमेल अकाउंट पाया
जिसमें उनके कई गे दोस्तों के मोबाइल नंबर, उनकी तस्वीरें और वीडियो थे। जब मैंने अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनका ईमेल अकाउंट हैक कर लिया है। मैंने पति के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने ऐसा करने से मना कर दिया और किसी न किसी बहाने से मेरा और मेरे परिवार का उत्पीड़न किया जाने लगा। 1 महीने पहले ही मेरे पति ने माना कि वो गे है। पिछली रात मेरे पति का मुझसे झगड़ा हुआ। मैं परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा रही हूँ। 6 महीने बाद उनको मालूम पड़ गया था, लेकिन फिर वो इस होप में थे कि ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में भी ठीक नहीं। फिर अभी उनको उनके फेसबुक से जो गे फ्रेंड्स है उनकी सारी आइडिया पता चली थी, तो उससे उनकी सारी आस टूट गई थी। लेकिन वो फिर भी उनके इस सब को एक्सेप्ट करने के बाद उनके साथ रहने के लिए तैयार थी, क्योंकि वरना समाज में बदनामी नहीं हो जाए, इसलिए नहीं। और फिर उन्होंने उनके बारे में लिखा है, कमल के बारे में, कि उसने एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए तरसाया था उसे। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में आपराधिक वारदातों का रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बंद कमरे के बाहर एक लड़की का लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है और हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा के सेक्टर 8 में बंद पड़ी एक कंपनी के बाहर शव मिलने से हड़कंप मचा है। पुलिस के मुताबिक लड़की की पहले गला घोटकर हत्या की गई, बाद में उसका शव बंद पड़ी एक कंपनी के बाहर फेंक दिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की का आरोपी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो उसके साथ ही रहती भी थी। बताया गया है कि लड़की प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी। इस प्रेम प्रसंग में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। मेरे पड़ोस वाले घर में जो लड़की मरी है, उसके नानी और उसके मामा ये सब जो है मेरे पड़ोस वाले घर में ही रहते हैं। तो उनके वहाँ रोने धोने की शोर शराबा सुनकर मैं तुरंत बाहर आया। पता चला कि ऐसे जो है घर से 50 मीटर के दायरे में उस लड़की की डेड बॉडी को फेंक दिया गया। रास्ते पर कहीं मिला है, जब हम मिला है तब तक कुछ नहीं दिख रहा, बच्चा मरा हुआ, आवाज़ खाली आया। 10-5 को हम साथ में भेजे हैं, गाड़ी में किसी में ले गया है, इसके नाम बताया। लड़की खोड़ा गाजियाबाद की रहने वाली थी। सेक्टर 8 नोएडा में उसके नाना नानी रहते हैं। यही रवि से उसकी दोस्ती हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के शार्प शूटर जान उस्मान खान को कश्मीरी गेट से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये है अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का शार्प शूटर जान उस्मान खान। क्राइम ब्रांच को उसके पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उस्मान दिल्ली के सराय रोहिल्ला का रहने वाला है और उस पर दिल्ली और मुंबई में नकली नोटों की सप्लाई, वसूली और हत्या समेत कई संगीन वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। उस्मान को साल 2000 में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के पति अनिल ठडानी से वसूली के आरोप में भी गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उस पर 2006 में दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एक नामी फाइनेंसर पर अपने साथी के साथ मिलकर गोली चलाने का भी आरोप है। उस्मान 3 मामलों में भगोड़ा घोषित था। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के बेटे पर शराब पीकर किसकी पिटाई करने का आरोप लगा है, आइए आपको दिखाते हैं। मुंबई के लालबाग इलाके में अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी पर देर रात शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि अबू आजमी के बेटे फरहान ने अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर स्कूल वैन के 3 ड्राइवरों के साथ मारपीट की। स्कूल वैन के ड्राइवर के मुताबिक उस वक्त फरहान नशे की हालत में थे। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर हुए छोटे से विवाद के बाद फरहान और ड्राइवरों के बीच झगड़ा हुआ। ड्राइवरों का आरोप है कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर पिटाई की। बाद में काला चौकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज कर दोनों पक्षों को जाने दिया गया। बता दें कि फरहान मशहूर अभिनेत्री आयशा टाकिया के पति हैं। फरहान आजमी को उसका बॉडीगार्ड ने उसको फोन किया, तो वो आकर हम लोगों को कहीं मारने लगा और हम लोग मराठी बोल रहे थे। तो मराठी वो बोल रहा मराठी, तो मैंने कहा मराठी, तो उन्होंने हमको भी और ज्यादा मारने लगा। तो क्या फरहान आदमी दारू पिए हुए थे? हाँ, दारू तो पिए हुए थे उन्होंने। और दरभंगा में एक गांव है जहां एक के बाद एक कैंसर की वजह से लोग मरते जा रहे हैं। डॉक्टर भी परेशान है कि आखिर इस छोटे से गांव में कैंसर की वजह से इतनी मौतें कैसे हो रही हैं। दरभंगा जिले में बेनीपुर के महिनाम गांव में कैंसर की बीमारी की वजह से 1.5 साल के भीतर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की असमय ही मौत हो गई। लीवर, खून और त्वचा की गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग जब तक अपनी बीमारी के बारे में समझ पाते तब तक वो कैंसर के लास्ट स्टेज तक जा पहुंचे। कुछ और लोगों की जांच के बाद बड़ी संख्या में गाँव में कैंसर से पीड़ित लोगों के होने की बात सामने आई। खास बात यह है कि ज्यादातर के लक्षण मिलते जुलते हैं। अभी भी 50 से ज्यादा लोग कैंसर की चपेट में हैं। बेहतर इलाज की व्यवस्था न होने से वो तिल कर मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से मेरे इलाज में या मेरे गांव के इलाज में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरे गांव में लगभग 50 कैंसर पीड़ित लोग हैं और उसमें
आधा से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। MOIC से संपर्क करके आदेश निकाल दिए हैं कि वो जाकर करके एक्चुअली वहाँ जाकर सर्वे करें उस क्षेत्र का और पता लगाए कि कैंसर है तो किस ऑर्गन का है और तब उसका पता चलेगा किस कारण से होता है। गांव में कैंसर के फैलने की असल वजह का अब तक पता नहीं लग पाया है। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता की खबर मीडिया में आने के बाद अब जिला प्रशासन की नींद खुली है। डीएम के निर्देश पर सिविल सर्जन ने गांव के पानी के स्रोतों और पीड़ित लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए टीमें भेजी गई। और बिहार के दरभंगा में नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच गई। नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज वो सही सलामत। दरअसल लहेरिया सराय स्टेशन के ठीक पहले एक तेज आवाज हुई और चलती ट्रेन 2 टुकड़ों में बट गई। इंजन आगे के डिब्बों को लेकर तेजी से निकल गया, जबकि 10 डिब्बे पीछे छूट गए। इनमें एसी, स्लीपर और जनरल डब्बे शामिल थे। दुर्घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फिर मौके पर पहुंचकर रेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने ट्रेन की मरम्मत की। इस घटना के बाद रेल महकमे ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। गाड़ी का आवाज के बाद गाड़ी 2 पार्ट में, एक पार्ट चली गई सीधा, जो एक पार्ट गाड़ी पीछे। गाड़ी ओवर स्पीड होती तो डिरेल होती, बस ज्यादा। कितने देर तक गाड़ी रुकी रही है? गाड़ी करीब 25 मिनट से खड़ी है। वैसे प्रथम दृष्टया से देखने में लगा कैरेज एंड बैगन की लापरवाही। क्या इस पर में किस तरह से जांच कमेटी कार्रवाई होगी? जी, क्योंकि हजारों आदमी की जान टिकी हुई थी इस पर में। जी, होगी अभी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश की बस्ती से है, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी। कोर्ट के बाहर दोनों आमने सामने हुए तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को अपशब्द कहे। इसके बाद प्रेमिका ने उसकी धुनाई कर दी। इसने अपने प्रेमी को झांसा देने का आरोप लगाया और कहा कि वो 4 साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। बाद में वो मुकर गया। बाद में प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर बलात्कार का आरोप लगाया। वो 3 महीने बाद आज जेल से रिहा हुआ तो प्रेमिका से उसका सामना हो गया और ऐसे में वो बुरी तरह से अपनी प्रेमिका से ही पिट गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती की ये तस्वीरें हैं। हाई कोर्ट से फिर 3 तारीख से नहीं रहा था, आ जाता था। हम भी किस वहाँ थे, हम वहाँ से आने लगे, बाहर आए, फिर मेरा उसका सामने से ना हुआ। पहले तो मुझे गाली दिया, फिर कुछ नहीं बोले। उसके बाद वो कार था, उसके बाद वहाँ पहुँचे, फिर जो है कार हमारे चढ़ाने की कोशिश किए थे। फिर उसके बाद हंगामा हुआ। फिर उसके बाद बहुत परेशान होने पे हमने उसे मारा। तो वहीं बेंगलुरु के पास एक टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, आगजनी हुई। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आरोप यह था कि टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की गई, बूथ को आग के हवाले कर दिया गया। लोगों के मुताबिक जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने पास होने का बाकायदा हवाला दिया, टोल न देने की बात कही। इसके बाद टोल स्टाफ ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठी चार्ज तक करना पड़ा। बेंगलुरु के टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, जमकर यहाँ आगजनी की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तोड़फोड़ की गई और लोगों के साथ वहां पर जबरदस्त तरीके से मारपीट भी की गई। और अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक किसान रैली की। यहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी, हालांकि सत्ता उनके पास नहीं है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करने की बात कही। लेकिन वहीं गुटबाजी भी नजर आई। हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ हुड्डा खेमा था तो दूसरी तरफ विरोधी गुट था। दोनों के बीच दरार साफ नजर आई। 59 दिनों की छुट्टी से लौटने के बाद रविवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। छुट्टी से लौटे राहुल गांधी ने किसान रैली के जरिए ही पहली बार भूमि अधिग्रहण बिल और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने गुजरात मॉडल को लेकर भी नरेंद्र मोदी की आलोचना की। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। राहुल की तरह कांग्रेस अध्यक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर नजर आई। भाजपा का ये दावा है कि मोदी सरकार जो बदलाव ला रही है उससे ग्रामीण विकास, सिंचाई, देश की सुरक्षा, विद्युतीकरण, ज्यादा रोजगार और ज्यादा मुआवजा किसानों को मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 2013 के कानून में ये सारे प्रावधान नहीं है?
बिल्कुल है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी उम्मीद जताई कि राहुल के नेतृत्व में पार्टी मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक समेत किसानों के मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। सवाल ये कि क्या किसानों की जमीन की बात कर रही कांग्रेस खुद अपनी जमीन हासिल कर पाएगी? राहुल गांधी की रैली से पहले पीएम मोदी ने भी किसानों और भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने संसद भवन में बाकायदा सांसदों की एक पाठशाला लगाई और कहा, विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। ये लैंड एक्विजिशन बिल के कारण मोदी गरीबों की बात कर रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री पद का शपथ बाकी था, सिर्फ नेता के नाते चुना गया था और मैंने दिल से कहा है ये सरकार गरीबों को समर्पित है। पर झूठ कितना चलाएगा। और मित्रों, मैं बताता हूं, आप जनता पे भरोसा कीजिए और कोई व्यवस्था पे भरोसा मत कीजिए। जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, आंख में आंख मिला करके दिल से बात कीजिए लोगों से। आप देखिए दुनिया आपको चार चांद लगा देगी, आपको कंधे पर उठा के चलेगी। ये मेरा अनुभव कहता है। हिंदुस्तान की जो नींव है उसको कमजोर करने जा रहे हैं। देखो, घर बनता है, ये इमारत बनी है, पूरी की पूरी नींव पे खड़ी होती है, फिर दीवारें बनती हैं, फिर फ्लोर बनता है। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। ये इनका काम है और ये आपके साथ करना चाहते हैं, किसानों के साथ करना चाहते हैं और मजदूरों के साथ करना चाहते हैं। जिस किसान के नाम पर इतनी सियासत हो रही है, असल में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच की बात करें तो यहां 2 किसानों की सदमे की वजह से मौत हो गई, तो उधर बांदा में 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली, 1 किसान की सदमे से मौत हो गई। दूसरों का पेट भरने वाला अन्नदाता खुद मोहताज है। बहराइच के चंदमाऊ गांव के बाबू यादव की बेटी की शादी 7 मई को होनी थी। उन्होंने फसल कटने के बाद बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी भी की थी, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। दिन रात एक कर मेहनत की थी, लेकिन कम पैदावार देखकर खेत में ही उनको हार्ट अटैक हो गया। देखते ही देखते शादी की खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। जिलाधिकारी पारिवारिक लाभ योजना का 30,000 का चेक देकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अमराई गांव में भी एक किसान की कम पैदावार देखकर सदमे से मौत हो गई। देश के किसी न किसी कोने से अन्नदाता की मौत की खबर आती रहती है, लेकिन प्रशासन से लेकर सरकार संवेदनहीन नजर आती है। किसानों का हमदर्द होने का दम भरने वाले नेता सिर्फ जबानी मरहम लगाकर चले जाते हैं। और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सीएनबीसी के गेस्ट एडिटर की भूमिका को बखूबी अंजाम दिया। सीएनबीसी आवाज के गेस्ट एडिटर के किरदार में जयंत सिन्हा ने इकोनॉमी, इंडस्ट्री और मार्केट पर इन सेक्टरों के दिग्गजों का मूड जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान बजट सत्र में जीएसटी बिल को पास करा लेगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर सरकार की सोच में काफी बदलाव आया है। यही वजह है कि कुछ देरी हो रही है, मगर विनिवेश पर सरकार का फोकस है। उन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमी में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार रुके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने पर ध्यान दे रही है। और देश दिन भर में आज बस इतना ही।